जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन की जो गहरे पानी पर तैर रही है और उस हिलती डुलती सतह पर ना हिरणों का एक पूरा झुंड दौड़ रहा है। हाँ, सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन या फैंटेसी फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल। या फिर एक ऐसे घने जंगल के बारे में सोचिए जो समुद्र से उठने वाले 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले खौफनाक तूफानों को सीधे अपनी छाती पर झेल लेता है, ताकि उसके पीछे जो शहर और इंसान बसें वो पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। सही कहा। हम अक्सर जब दुनिया या देश के नक्शे को देखते हैं ना, तो उस पर बनी नीली बिंदियां या लकीरें, मतलब वो महज पानी से भरे कुछ गड्ढे या झीलें लगती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम उन 15 बेहद खास नीली बिंदियों के रहस्य को खोलने वाले हैं जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। और हमारा मकसद सिर्फ इनके नाम या भूगोल रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें उस विज्ञान और उस जादू को समझना है जो इन्हें हमारी धरती की लाइफ सपोर्ट मशीन बनाता है। तो आज हम 15 अलग-अलग स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, इस लाइफ सपोर्ट मशीन की तुलना ना अगर हम इंसानी शरीर से करें तो ये आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स असल में हमारी धरती की किडनियां हैं। किडनियां मतलब वो पानी को फिल्टर करती हैं? बिल्कुल, ये जहरीले तत्वों को छानकर पानी को शुद्ध करती हैं और साथ ही ये एक विशाल स्पंज की तरह भी काम करती हैं। अच्छा, स्पंज की तरह? हाँ, जब आसमान से आफत की बारिश होती है ना, तो ये उस एक्स्ट्रा पानी को सोख लेती हैं और जब भयंकर सूखा पड़ता है तो धीरे धीरे उसी पानी को वापस जमीन में छोड़ती हैं। वाओ, मतलब अगर ये स्पंज ना हो तो हमारे शहर या तो डूब जाएंगे या फिर प्यास से मर जाएंगे। सही बात है। आज का ये विश्लेषण हमें यही समझने में मदद करेगा कि क्यों इन रामसर स्थलों का अस्तित्व सीधे तौर पर मानव जीवन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इन जादुई स्पंजों की इस कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। बात है 1981 की, जब भारत ने अपने पहले रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी थी। हाँ, और इस सूची में सबसे पहला और सबसे विशाल नाम आता है ओडिशा की चिल्का झील का। पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैला ये खारे पानी का एक इतना बड़ा लैगून है कि इसके भीतर एक पूरी समानांतर दुनिया बसती है। बिल्कुल, और चिल्का के इस विशाल खारे पानी के तंत्र में लुप्त प्राय इरावती डॉल्फिन पाई जाती हैं। वही डॉल्फिन जिनकी शक्ल थोड़ी अलग होती है। हाँ, और सिर्फ डॉल्फिन ही नहीं, जब दुनिया के उत्तरी ध्रुव पर कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं ना, तो साइबेरिया से उड़ान भरकर 164 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इसी चिल्का के शरण में आते हैं। वाव, 164 प्रजातियां। लेकिन देखिए, चिल्का सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन भी है। वो कैसे? मतलब लगभग 1.5 लाख मछुआरों के परिवारों की रोजी रोटी सिर्फ इस एक झील के इकोसिस्टम पर टिकी है। अगर चिल्का बीमार पड़ती है तो एक पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती है। और ये बीमारी वाली बात ना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। स्रोतों से पता चलता है कि चिल्का झील के पर्यावरण में एक समय इतनी भारी गिरावट आ गई थी कि इसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डाल दिया गया था। हाँ, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन रामसर स्थलों की एक रेड लिस्ट जो पारिस्थितिकी खतरे में है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रकृति का आईसीयू है ना? बिल्कुल सटीक उपमा है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2002 में इसे इस खतरे की सूची से बाहर निकाल लिया गया। उसने रिकवर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो आज भी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में है। हाँ, मतलब ये 365 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है। लेकिन आज भी ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के आईसीयू में अपनी सांसें गिन रहा है। तो अगर हम आपकी उपमा से समझें तो चिल्का झील एक ऐसा मरीज है जिसने इंटेंसिव केयर से पूरी तरह रिकवरी कर लिया। और केवलादेव की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है? दोनों तो रामसर स्थल है। इस अंतर को समझने के लिए ना हमें इन दोनों की बनावट के मूल विज्ञान को देखना होगा। अच्छा। चिल्का ने रिकवरी इसलिए की क्योंकि वहां समुद्र और झील के बीच पानी के प्रवाह को वैज्ञानिक तरीके से दोबारा खोला गया, जिससे उसका जो खारेपन का संतुलन था वो वापस लौट आया। ओके, तो उसका इलाज संभव था? हाँ, देखिए, ये एक मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। ये मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है,
जहां दुर्लभ साइबेरियन क्रेन आते हैं। हाँ, साइबेरियन क्रेन के लिए तो ये बहुत मशहूर है। पर केवलादेव पूरी तरह से बाहरी पानी की आपूर्ति पर निर्भर है। जब आसपास के इलाकों में खेती या इंसानी जरूरतों के लिए पानी रोक लिया जाता है, ओह, तो झील तक पानी पहुंचता ही नहीं है। बिल्कुल, या फिर जब अवांछित आक्रामक घास इस झील पर कब्जा कर लेती है, तो ये पूरा इकोसिस्टम दम तोड़ने लगता है। ये एक बहुत ही नाजुक कृत्रिम संतुलन है जिसे बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब पानी की इसी चुनौती और उसके भयंकर रूप की बात करें तो केवलादेव की पानी की कमी से बिल्कुल विपरीत एक उदाहरण है हमारे पास। वुलर झील की बात कर रहे हैं? हाँ, जम्मू और कश्मीर की वुलर झील बांदीपोरा जिले में स्थित ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। विवर्तनिक या टेक्टोनिक गतिविधि से हुई है, यानी जमीन के नीचे प्लेट्स के खिसकने से एक विशाल प्राकृतिक बेसिन बन गया। बिल्कुल, लेकिन दस्तावेजों में इसे एक प्राकृतिक बाढ़ अवशोषण बेसिन कहा गया है, मतलब एक विशाल शॉक अब्जॉर्बर। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर। अब सवाल ये है कि एक झील बाढ़ को कैसे रोक सकती है? मतलब पानी तो खुद बाढ़ लाता है ना। इस शॉक एब्जॉर्बर के विज्ञान को ऐसा समझते हैं। देखिए, वुलर झील कोई साधारण सपाट झील नहीं है, बल्कि टेक्टोनिक हलचलों के कारण बनी एक गहरी और विशाल कटोरी जैसी है। एक कटोरी? हाँ, और झेलम नदी का रास्ता इसी कटोरी से होकर गुजरता है। जब पहाड़ों पर भारी बर्फ पिघलती है या लगातार मूसलाधार बारिश होती है ना, तो झेलम नदी उफान पर आ जाती है। ओके, तो पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है? बिल्कुल। अब अगर वुलर झील ना हो तो वो सारा उफनता हुआ पानी सीधे श्रीनगर और आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस जाएगा। लेकिन वुलर झील उस कटोरी की तरह काम करती है, जो नदी के उस एक्स्ट्रा पानी को पहले अपने भीतर भरती है और उसे फैलने के लिए एक बहुत बड़ा इलाका दे देती है। अच्छा, तो इससे पानी का जो दबाव है और उसकी जो विनाशकारी गति है वो टूट जाती है। एकदम सही। यह सचमुच कश्मीर घाटी के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व है। वाह! वुलर झील तो अंदरूनी बाढ़ के पानी को रोकती है, लेकिन अगर खतरा पानी के अंदर से ही पैदा हो? पानी के अंदर से मतलब? यहाँ मेरा मतलब उस जादुई जमीन से है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ओ, लोकटक झील। हाँ, मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित लोकटक झील, स्रोतों के अनुसार ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, लेकिन एक पल के लिए अगर विज्ञान की बात करें तो जमीन या मिट्टी पानी पर कैसे तैर सकती है? मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से तो इसे तुरंत डूब जाना चाहिए। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाला कोई जादू नहीं है, बल्कि सड़ी गली वनस्पतियों, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक सदियों पुराना इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिन्हें फुंडी कहा जाता है। हाँ, फुमडी। दरअसल ये ठोस मिट्टी के द्वीप नहीं है, ये स्पंज की तरह होते हैं। जी। घास और पेड़ पौधे जब मरते हैं तो उनका मलबा पानी में जमा होता है। ओके। उस मलबे के अंदर मीथेन और ऑक्सीजन जैसी गैसें फंस जाती हैं, जो इसे एक प्राकृतिक लाइफ जैकेट की तरह तैरने में मदद करती हैं। क्या बात है! और दिलचस्प बात यह है कि इस फुमडी का केवल 20% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और 80% पानी के नीचे। लेकिन इसकी जड़ें कभी भी झील के तल को नहीं छूती। ये तो किसी तैरते हुए आइसबर्ग की तरह हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस स्पंज जैसी हिलती हुई जमीन पर लुप्तप्राय संगाई हिरण अपना पूरा जीवन बिताते हैं। हाँ, और उनके खुर भी उसी हिसाब से विकसित हुए हैं ताकि वे इस दलदल पर संतुलन बना सकें। प्रकृति का अद्भुत डिजाइन। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि ये अद्भुत इंजीनियरिंग भी 1993 से खतरे की सूची में है। और उसकी वजह भी इंसानी दखलंदाजी ही है। वो कैसे? वहां एक जल विद्युत या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बैराज बना दिया गया, जिसने झील के पानी के स्तर को स्थायी रूप से ऊंचा कर दिया। अच्छा, तो पानी का स्तर अब कम ज्यादा नहीं होता? नहीं, अब पानी का स्तर बदल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन तैरती हुई फुमडियों को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं और वे नीचे से गलने लगी हैं। प्रकृति के उस नाजुक संतुलन को हमने सिर्फ एक स्विच चालू करने के लिए बिगाड़ दिया है। ये तो बहुत ही दुखद है। अच्छा, जब हम प्रकृति के इस तरह की सुरक्षा तंत्रों की बात करते हैं तो वुलर झील अंदरूनी बाढ़ को रोकती है, लोकटक एक अनोखा घर देती है। हाँ। लेकिन जब मौत सीधा समुद्र की तरफ से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी लहरों के रूप में आए, हाँ। तो क्या होता है? तब तस्वीर में आता है उड़ीसा का भितरकनिका मैंग्रोव। बिल्कुल। केंद्रपाड़ा में स्थित ये खारे पानी का मुहाना सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। हाँ। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ, किंग कोबरा
और ओलिव रिडले कछुए रहते हैं। जीवों से भरा हुआ इकोसिस्टम है ये। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इसे इंसानों के लिए एक जैविक ढाल या एक बायोलॉजिकल शील्ड कहा गया है। ये ढाल काम कैसे करती है? इस जैविक ढाल की जो असली ताकत है ना, वो इन मैंग्रोव पेड़ों की जड़ों में छिपी है। जड़ों में? हाँ, इनकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं होती, बल्कि दलदल के ऊपर हवा में एक दूसरे से बुरी तरह उलझी हुई होती हैं। बिल्कुल लकड़ी के किसी बहुत बड़े और मजबूत जाल की तरह। अच्छा, अब देखिए, जब समुद्र से भयंकर चक्रवात उठते हैं तो वो अपने साथ हजारों टन पानी और भयानक काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा लेकर आते हैं, जो सब कुछ तबाह कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो तूफानी लहर इस मैंग्रोव के जंगल से टकराती है तो वो उलझी हुई जड़ों के इस जाल में फंस जाती है। हर एक पेड़, हर एक जड़ उस लहर की गति को थोड़ा थोड़ा काटती है। वाओ! उस भयंकर ऊर्जा को ये जंगल अपने ऊपर झेलकर बिखेर देता है। मतलब अगर हम इस जंगल को काट दें तो वो पूरी की पूरी तूफानी ऊर्जा सीधा हमारे कंक्रीट के घरों से टकराएगी और सब कुछ तिनके की तरह उड़ जाएगा। ये पेड़ सचमुच ढाल बनकर खामोशी से इंसानों की रक्षा कर रहे हैं। प्रकृति की ये ताकतवर ढाल खारे पानी के दलदल में खड़ी है, लेकिन खारे पानी की झीलें सिर्फ समुद्र के किनारे नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अगर हम समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर बर्फीले पहाड़ों की ओर चलें तो लद्दाख के चांगथांग पठार पर त्सो मोरिरी झील दिखाई देती है। 2002 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था, जो कि एक शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट में है। हाँ, और ये बहुत ही विरोधाभासी लगता है कि जहां इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल है, वहां ब्लैक नेक्ड क्रेन और बार हेडेड गूस जैसे दुर्लभ पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये उच्च ऊंचाई वाली झील इतने कठोर और निर्दयी माहौल में जीवन का इकलौता स्रोत है। सच में ये सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने वाले चांगपा खानाबदोश समुदाय के लिए भी किसी नखलिस्तान से कम नहीं है। ओहो, चांगपा समुदाय। हाँ, उनकी पश्मीना बकरियां और उनका पूरा अस्तित्व इस झील के इर्द गिर्द घूमता है। जब चारों तरफ सिर्फ सूखी ठंड और बंजर जमीन हो ना, तो ऐसी झीलें उस इलाके का दिल बन जाती हैं, जिसके धड़कने से ही वहां जीवन संभव हो पाता है। बहुत खूब कहा आपने। और इन नखलिस्तानों की बात करें तो लद्दाख की ऊंचाइयों से उतरकर सीधे राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। सांबर झील? हाँ, जो जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों की सीमा पर है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। और साथ ही सर्दियों में यहाँ हजारों राजहंस या फ्लेमिंगोज आते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह गुजरात का नल सरोवर है, जो 12,000 हेक्टेयर में फैला एक उथला मीठे पानी का क्षेत्र है। ये थार रेगिस्तान के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। एकदम रेगिस्तान के किनारे? हाँ, अब सोचिए, एक तरफ सूखा रेगिस्तान और उसके किनारे 12,000 हेक्टेयर की झील। ये किसी के भी मन में सवाल उठाएगा कि हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से आने वाले पक्षियों को कैसे पता चलता है कि रेगिस्तान के पास उन्हें ये 5 स्टार रेस्ट स्टॉप मिलेगा। इस रहस्य का जवाब मध्य एशियाई फ्लाईवे में छिपा है। फ्लाईवे, ये क्या होता है? देखिए, ये फ्लाईवे आसमान में कोई खींची हुई सड़क नहीं है, बल्कि लाखों सालों के विकास से पक्षियों के डीएनए में छप चुका एक एंसेस्ट्रल जीपीएस है। इसका मतलब ये सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, ये उनके सफर का ईंधन है। 100%। और इसी फ्लाईवे हाईवे पर पहाड़ों के ठीक नीचे एक और अहम स्टॉप है, उत्तराखंड का आसन वैराज, जो 2020 में घोषित हुआ था। हाँ, ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। देहरादून में यमुना और आसन नदी के संगम पर स्थित इस मीठे पानी के रिजर्व में लाल क्रेस्टेड पोचार्ड और रूडी शेल्डक बहुतायत में मिलते हैं। मतलब हिमालय पार करने के तुरंत बाद ये दून घाटी में उन्हें एक मीठे पानी का सुरक्षित आश्रय देता है। बिल्कुल। आप इन सभी झीलों को एक चेन की तरह देख सकते हैं। अगर इस चेन की एक भी कड़ी, चाहे वो नल सरोवर हो, सांबर हो या आसन बैराज, टूटती है तो पूरी दुनिया के पक्षियों का वो अंतर्राष्ट्रीय हाईवे हमेशा के लिए ठप पड़ जाएगा। ये तो काफी डरावना है। यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। अब तक हमने जिन जादुई और जटिल तंत्रों की बात की, वे प्रकृति ने करोड़ों सालों में बनाए हैं। अक्सर हम यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि इंसान जब भी प्रकृति के बीच में कंक्रीट की दीवारें या बांध बनाता है तो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। हाँ, मानव निर्मित ढांचे तो पर्यावरण के दुश्मन माने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड
या पंजाब के हरीके को देखें तो ये धारणा पूरी तरह से गलत साबित होती दिखती है। ऐसा क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। भोज वेटलैंड तो 2002 में रामसर स्थल बना, वो पूरी तरह से दो कृत्रिम झीलों, ऊपरी और निचली झील से मिलकर बना है। मतलब इंसानों ने अपनी जरूरत के लिए बनाया था इसे? हाँ, और आज ये भोपाल शहर को लगभग 40% पीने का पानी देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इंसानी जरूरत के लिए बनी इस झील ने 700 से अधिक और सारस क्रेन को अपना घर बना लिया है। वाओ, 700 प्रजातियां एक कृत्रिम झील में? बिल्कुल। अगर इंसान प्रकृति को थोड़ी सी जगह और साफ पानी देना, तो प्रकृति हमारे सीमेंट के ढांचों को भी एक जीवित इकोसिस्टम में बदल देती है। और हरीके वेटलैंड तो इसका और भी बड़ा प्रमाण है। हाँ, हरीके तो बहुत खास है। तरन तारण जिले में व्यास और सतलज नदियों के संगम पर स्थित यह उत्तर भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित वेटलैंड्स में से एक है। यहीं से उस इंदिरा गांधी नहर का जन्म होता है, जो मीलों दूर जाकर राजस्थान के सूखे रेगिस्तान की प्यास बुझाती है। सिंचाई के लिए बनाया गया बैराज है ये। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा अचंभा ये है कि इस बैराज के पानी में दुर्लभ सिंधु नदी डॉल्फिन और स्मूथ कोटेड ऑटर यानी चिकने लेपित उदबिलाव पाए जाते हैं। मतलब हमने नदी को बांधा और उसने वहां विलुप्त हो रहे जीवों का एक नया अभयारण्य खड़ा कर दिया। एकदम सही। इंसानों और आर्द्र भूमियों के इस रिश्ते में एक और बेहद शक्तिशाली कड़ी है, और वो है आस्था। आस्था। हाँ, जब हम पंजाब के कपूरथला स्थित कांजली वेटलैंड को देखते हैं तो ये बात गहराई से समझ आती है। इसे भी सिंचाई के लिए बनाया गया था और 2002 में इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला। लेकिन इसका असली संरक्षण कोई सरकारी कानून नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये कालीबई नदी पर स्थित है। बिल्कुल। और कालीबई नदी सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से इतनी गहराई से जुड़ी है कि ये पूरी जगह एक पवित्र तीर्थ बन गई है। यही वो अदृश्य शक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा था। जब किसी प्राकृतिक जल स्रोत के साथ समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था जुड़ जाती है ना, तो वो सुरक्षित हो जाता है। हाँ, तो वहां प्रदूषण फैलाना या उसे नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं रहता, बल्कि एक नैतिक पाप बन जाता है। कांजली हमें सिखाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ विज्ञान काफी नहीं है। अगर हम उसमें स्थानीय लोगों की आस्था और संस्कृति को जोड़ दें तो संरक्षण का एक अभेद्य कवच बन जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह का इको टूरिज्म और स्थानीय जुड़ाव हम दक्षिण भारत में भी देखते हैं। कर्नाटक का रंगनाथी 2 पक्षी अभयारण्य। अरे हाँ, 2022 में घोषित ये कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। मांड्या जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित ये एक नदीय आर्द्र भूमि है, जो दलदली मगरमच्छों और पेलिकन पक्षियों से भरी हुई है। जो दिखाता है कि नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि अपने किनारों पर पूरी की पूरी बसावट लेकर चलती हैं। बिल्कुल सही। तो हमने 1980 के दशक की चिल्का झील से लेकर कावेरी के किनारों तक का सफर किया। हाँ, एक लंबा और दिलचस्प सफर। लेकिन अगर हम इतिहास की किताबों से निकलकर बिल्कुल आज की बात करें, मतलब अप्रैल 2026 के सबसे ताज़ा आंकड़ों की बात करें, तो इस कहानी में एक नया और बेहद रोमांचक पन्ना जुड़ गया है। और ये पन्ना हमें एक ऐतिहासिक सेंचुरी के मुहाने पर ले आया है। बिल्कुल। अप्रैल 2026 के अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत के नवीनतम यानी 99वें रामसर स्थल के रूप में सूची में शामिल कर लिया गया है। 99वां रामसर स्थल? हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम सेंचुरी से बस एक कदम दूर हैं। देखिए, शेखा झील एक मीठे पानी की झील है जो सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहद घना आश्रय बन जाती है। लेकिन इसका 99वें नंबर पर आना सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है। पहले हम सिर्फ चिल्का या वूलर जैसी विशालकाय झीलों को ही महत्व देते थे। हाँ, छोटे तालाबों पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। बिल्कुल। लेकिन अलीगढ़ की शेखा झील जैसी छोटी क्षेत्रीय आर्द्र भूमियों को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाना ये साबित करता है कि स्थानीय पर्यावरण संतुलन के लिए हर छोटा तालाब, हर छोटी झील उतनी ही जरूरी है। मतलब साइज सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये माइक्रो इकोसिस्टम्स हमारे पर्यावरण की वो छोटी रक्त धमनियां हैं जिनके बिना मुख्य दिल धड़क नहीं सकता। वाओ, आज की इस चर्चा ने सचमुच उन नीली बिंदियों को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने 15 अलग अलग स्रोतों को टटोला
और पाया कि ये रामसर स्थल एक दूसरे से और हमसे कितने गहराई से जुड़े हुए हैं।